मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से यूजिरो हानमा जो है कांच को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और पिकल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं फाइट के लिए बिल्कुल रेडी। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैंने मांगा एक्सप्लेन करने शुरू किया है, तो अगर आपको मांगा अच्छी लगती है तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। खैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह सभी के सब वहाँ पर खड़े होते हैं और यूजिरो और पिकल भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यूजिरो हानमा पिकल से कहते हैं कि तुम्हारी जो हिस्ट्री है हमारी हिस्ट्री के नीचे बिल्कुल दब चुकी है। हमें अभी तक पता ही नहीं था कि पुराने समय में ऐसे इंसान हुआ करते थे, लेकिन तुमने फिर से वापसी की और हमें ये बताया कि किस तरह से बाकी इंसान पहले रहा करते थे। मैं जानता हूँ तुम मेरे वर्ड्स को नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करो समझने की। जैसे हम माँ के प्यार को बिना कहे कुछ भी समझ जाते हैं। बच्चा कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन माँ के प्यार को वो समझ जाता है। और यूजिरो की इन सब बातों को बिल्कुल शॉकिंगली वहाँ पर सभी लोग सुन रहे होते हैं। उसके बाद यूजिरो कहते हैं कि तुम जिस जरासी के रथ से आए हो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। तुम ना बात कर सकते हो ना कुछ कह सकते हो, तुम बस उससे लड़ सकते हो, बस तुम उन्हें खा सकते हो। लेकिन मेरा विश्वास करो, जितना अपने नेचुरल एनिमी से लड़के तुम्हें मजा नहीं आया होगा कभी भी, उतना मुझसे लड़के आएगा। लो मेरे हाथ से अपना पंच टच करो। तभी हम देखते हैं कि यूजिरो हानमा एक वियर्ड सी स्माइल देते हुए अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाए होते हैं पिकल की ओर। उसके बाद पिकल सच में बहुत ही जोर से ताकत के साथ उनकी मुट्ठी से मुट्ठी टकरा देता है। उसकी इम्पैक्ट को वहाँ पर सब कोई फील कर सकते हैं। उन लोगों ने ज्यादा कुछ तो नहीं किया होता है, बस अपनी मुट्ठी से मुट्ठी टच की होती है, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि क्या बताएं, सब कोई बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी यूजिरो हानमा थोड़ा सा और ताकत लगाते हैं और हंसने लगते हैं। वो सच में बहुत वियर्ड से हंसी फिर से देने लगते हैं। ये चीज पिकल भी फील कर पाता है। उसे लगता है कि उसके सामने उसका एनिमी टी-रेक्स है। ये देखकर पिकल भी मन से खुश हो जाता है और बिल्कुल खुशी से उसकी तरफ देखने लगता है कि किस तरह से मेरा एनिमी मेरे सामने है। पर तभी हम देखते हैं कि यूजिरो हानमा सिर्फ अपने हाथ से पिकल को घुमा देते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुट्ठी को इस तरह से वो घुमाते हैं कि पिकल जैसा 8 फीट का इतना लंबा चौड़ा इंसान गोल घूम जाता है। फिर वो पिकल को कहने लगते हैं कि तुमने मुझ पर ट्रिक्स यूज की। हाँ, तभी पिकल नीचे बैठा होता है बिल्कुल शांति से। वो भी समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या हुआ क्या नहीं। तभी यूजिरो हानमा फिर से कहता है यूजिंग अ लिटिल ट्रिक्स ऑन मी। हाँ, तुम्हें मुझ पर ट्रिक यूज की। अभी हम देखते हैं कि पिकल जो जमीन में गिरा हुआ था वो धीरे धीरे उठने लगा है। पिकल के बॉडी की मस्कुलैरिटी है जो अचानक से बढ़ गई है और वो बिल्कुल अच्छे से खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल अच्छे से खड़ा हुआ होता है और रेडी टाइप का होता है अपने मूव के लिए। सब देखकर सोच रहे होते हैं कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा अनरियल है। नहीं, तभी बात आगे बढ़ने ही वाली होती है। उतने में बाहर से पुलिस की आवाज आने लगती है कि चुप हो जाओ, जो भी लोग अंदर हैं वो लोग शांति से हमें सरेंडर कर दो। वो गार्ड चीख चीख कर कह रहा होता है कि हम आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्लीज बाहर आइए, हमें सिर्फ आपसे बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि किस तरह से हथियार बंद गार्ड्स जो है चारों तरफ खड़े होते हैं। और तभी ये सब सुन के यूजिरो हानमा बाहर आते हैं और वो सोल्जर उनसे कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन सर आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जरा सोचिए पिकल कितनी दूर से आया है, कितना लंबा सफर उसने तय किया है। हमने बहुत मुश्किल से उसे यहाँ रखा है। इस बार पिकल के बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है। कोई भी नहीं जानता था कि पिकल किस तरह से सच में एग्जिस्ट करता भी है। जरा सोचिए, ये एक नेशनल ट्रेजर है, प्लीज इसे बिल्कुल भी बर्बाद ना कीजिए। आप फाइट करना चाहते हैं उनसे, मुझे मालूम है, वो टी-रेक्स को हरा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक नेशनल ट्रेजर है। सब लोग उसे देखना चाहते हैं, यह हमारी संपत्ति बन चुका है। आप इसे इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यूजिरो हानमा उससे इतने कहते हैं कि मेरे साथ 8 लोग अंदर और आए हैं, उन्हें भी यहाँ से निकालो। तब हम देखते हैं कि हमारे बाकी के फाइटर्स जो लड़ने के लिए आए थे उन्हें भी बैठाकर छोड़ा जा रहा है अपने अपनी जगह में। अब सब लोग सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर अब कोई नहीं है, अब किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, विकल को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फाइटर अभी भी है और वो और कोई नहीं बल्कि गाया है जो कि छुपा हुआ होता है। उसके बाद वो भी ऊपर की ओर चढ़ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी और रूमिना की आपस में बात हो रही होती है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, कुछ खाते पीते बात कर रहे होते हैं। रूमिना तभी बाकी से कहता है कि तुम अपने फादर से लड़ना चाहते हो जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे, लेकिन उस गाय के बारे में तो बात करो जो कि स्ट्रॉन्गर है टी-रेक्स से।
हर कोई अभी उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन तभी बाकी उसकी बात को काटते हुए कहता है कि देखो लड़के, मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं बनना चाहता हूँ। अगर मेरे फादर कमजोर क्रीचर भी होते इस पूरे दुनिया के, तो मैं उनसे एक बिट कमजोर बनता। लेकिन मुझे स्ट्रांग बनने का कोई भी शौक नहीं है, उनका बराबरी करने का, बस मैं उन्हें हराना चाहता हूँ। रोमिना बाकी से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम सच में अच्छा सोच रहे हो। बाकी भी सुनकर चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बाकी लोगों के कारण पिकल की जो जगह थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। लेकिन पिकल जो है पेड़ के अंदर आराम से सोया हुआ होता है और बिल्कुल सोच रहा होता है यूजिरो हानमा के बारे में ही। वो सोच रहा होता है कि किस तरह से यूजिरो हानमा ने सिर्फ अपने मुट्ठी से ही उसको घुमा कर रख दिया, और इस घुमा को वो अपने हाथ में बिल्कुल महसूस कर सकता था। ये सब चीजें उसे अपने पुराने एनिमी की याद दिला रही होती है, यानी कि डायनासोर की। और तभी पिकल इतना सोचने के बाद अपने अच्छे पोजीशन में सो जाता है। उसके बाद उसे नींद लग जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनशिनकाई डोजो में किस तरह से रेत्सु कुछ सिखा रहा होता है बाकी के लोगों को। वो बहुत सारे ईंटें रखे हुए होते हैं और उसे उन्हें मार के तोड़ना हुआ होता है। जैसे ही वो कहता है कि शुरू करो, वैसे ही उन ब्लॉक्स को पंच मार देता है रेत्सु। तभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से टूटता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेत्सु की पावर कितनी ज्यादा है, और वो एक के बाद एक छोड़कर टूटने भी लगते हैं। वहाँ डोजो में ये सब देखकर सच में काफी लोग चौंक जाते हैं और बिल्कुल उसी की तरह बनने का सोच भी लेते हैं। वहाँ बाकी भी आया होता है और वो ताली बजाकर चेयर कर रहा होता है रेत्सु को। उसके बाद वो लोग अलग रूम में जाते हैं और एक साथ बैठकर कुछ बात करने लगते हैं। बाकी उससे कहने लगता है कि तुम मेरे सबसे पहले मेंटोर हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था तुमसे ये सब चीजें सीख कर। मैं सच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बना तुम्हारी ही वजह से। रेत्सु कहने लगता है कि तुम इससे पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हो? लास्ट टाइम जब मैं तुमसे लड़ा था, सच में वो तो बहुत ही अच्छा पल था, ये मैं मानता हूँ। अभी बाकी रेत्सु से कह देता है कि नहीं, मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहता हूँ। लेकिन रेत्सु कहता है मुझे माफ करना, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। मैं अब किसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग बढ़ा दी है और मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, जिसे सब कहते हैं द जेरासिक मैन, यानी कि पिकल। मैं सिर्फ उससे ही लड़ना चाहता हूँ। मैं इस चीज के लिए बहुत अवेयर हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। अभी रेत्सु बाकी से कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम पर ताकत नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं ताकत को जमा कर रहा हूँ एक खास पर्पस के लिए। मैं उस प्रिमिटिव मैन के लिए ही अपनी ताकत बचा रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं 4000 साल पुराना कुंफू और मार्शल आर्ट्स उस पर यूज करूंगा, सारे टेक्निक यूज करूंगा, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या सोचेगा और बदले में क्या करेगा। बाकी दुखी होकर अपने घर जा रहा होता है और वो बिल्कुल भी समझ रहा होता है कि रेत्सु अपना माइंड चेंज नहीं करेगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमें टोक्यो मरीना दिखाया जा रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे भी होते हैं और वहाँ पर पिकल शांति से बैठा हुआ होता है रिंग में। तभी स्टारडम उनसे कहने लगते हैं कि जरा देखो, ये कितने दिन से ऐसे ही बैठा हुआ है, ये कुछ भी बहुत दिन से नहीं खा पाया है, ये एक हंटर वॉरियर है, शायद इसे हंट करके ही खाने का शौक है। ये अपने समय में तो डायनासोर्स को हंट किया करता था, लेकिन हमारे पास तो डायनासोर नहीं है इनसे लड़वाने के लिए, लेकिन हमारे पास वो जानवर हैं जिन्हें हम ताकतवर मानते हैं। हो सकता है कि इनसे वो लड़े और उन्हें खाए। तभी हम देखते हैं कि टोक्यो में घुर्राने की आवाज गूंजने लगती है और टोकुगावा कहते हैं कि देखो वो आ गया है, उसे उन लोगों ने छोड़ दिया है। और तभी हम देखते हैं अंदर से निकल कर आता है एक बहुत ही बड़ा बुल के साइज का साइबेरियन टाइगर, जो कि बहुत ही कम बचे होते हैं। वो उनकी स्पीशीज का सबसे रेयर टाइगर होता है, जो कि एकदम बुल के साइज का होता है। वो अपनी स्पीशीज का अल्फा मेल होता है। लेकिन इतना सब देखकर भी पिकल के चेहरे के हाव भाव नहीं बदलते हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। सभी वहाँ पर बैठे हुए लोग सोच रहे होते हैं कि ये पिकल के लिए बिल्कुल परफेक्ट फूड है, बिल्कुल जैसा वो चाहता है वो वैसा खा सकता है। जरा सोचो उसकी मांस कितनी ज्यादा टेस्टी हो सकती है पिकल के लिए। अभी हम देखते हैं कि पिकल जो है धीरे धीरे जमीन से उठने लगता है और उठकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपने हाथों को, अपने मजबूत हाथों को टाइगर की ओर बढ़ा रहा होता है, उसके नजदीक जा रहा होता है और बहुत ही वियर्ड स्माइल के साथ वो उसे देख रहा होता है। हम समझ सकते हैं कि तूफान के पहले की शांति कैसी होती है। फिर अचानक से ही वो टाइगर को पकड़ता है और दबाकर मार देता है। एक ही वार में वो साइबेरियन टाइगर मर जाता है, जो कि इतना बड़ा बुल के साइज का होता है। वो बिल्कुल धाराशाही पड़ा होता है रिंग में। ये सच में देखकर काफी लोग चौंक जाते हैं और न्यूज में भी छप जाता है कि पिकल ने किस तरह से साइबेरियन टाइगर को मार दिया है। ये सब न्यूज को बाकी पढ़ता होता है और बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सरकार के कुछ लोग होते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट के कुछ लोग होते हैं, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि साइबेरियन टाइगर जो है कुछ ही बचे हैं इस दुनिया में और तुम उन्हें खिलौने की तरह यहाँ वहाँ भेज रहे हो उस प्रिमिटिव मैन से लड़ने के लिए। हमने और भी कई तरह के जानवर उसके पास भेजे हैं सर, लेकिन फिर भी उसने उसका मीट नहीं खाया, ना ही उसने उसे मारा, बस उसने साइबेरियन टाइगर को ही मारा।
हाँ, लेकिन उसने साइबेरियन टाइगर का भी मीट नहीं खाया है। तभी वो साइंटिस्ट चिल्लाता है और कहता है कि चुप हो जाओ, तुम ये सब नहीं समझ सकते, वो ये सब चीजें नहीं खाने वाला है। जरा सोचो, 190 मिलियन साल पुराना इंसान तुम्हारे लिए बड़ा है या कुछ जानवर तुम्हारे लिए बड़े हैं? हाँ, तभी हम देखते हैं कि रेत्सु जो है अपने जगह में बैठकर देख रहा होता है पिकल के बारे में ही न्यूज, और बिल्कुल सब समझ रहा होता है उसके बारे में। तभी वो टोकुगावा से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है। टोकुगावा उसे बता रहा होता है पिकल के बारे में कि किस तरह से वो रहता है, खाता है, और वो कुछ भी नहीं खा रहा है फिलहाल। तभी टोकुगावा रेत्सु से कहता है कि वो कुछ खाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने बहुत सारा खाना भी पेश किया था उसके सामने जानवरों के साथ साथ, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं खाया। अब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या वो एक लायन को खाएगा। तभी बात काटते हुए रेत्सु अचानक से कहता है कि मुझे उसका फूड बनने दीजिए। तभी हम देखते हैं कि अलग जगह जो साइंटिस्ट है मिस्टर पेन, उनकी बिल्कुल इंटरव्यू ली जा रही होती है पिकल के बारे में। तभी रेत्सु अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि मुझे कोई भी रूल्स नहीं चाहिए, कुछ भी चीज नहीं चाहिए, बस वो मुझे अपने सामने चाहिए, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। फिर भले ही वो मुझे चबा चबा कर खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी टोकुगावा हंसते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, पिकल वर्सेस कायो रेत्सु, ये फाइट तय हो गई है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर पेन जो है वहाँ पर होते हैं अरीना में सबके साथ। वहाँ पर स्टाइडम से वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी इसे नहीं भेजना चाहिए था रेत्सु को पिकल से लड़ने के लिए, ये सच में बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। उसके बाद स्टाइडम कहते हैं हंसते हुए कि बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक छोटी सी फाइट ही तो होगी ना। तभी हम देखते हैं कि अरीना के अंदर अपनी मस्कुलर बॉडी लेकर रेत्सु आ रहा होता है, बिल्कुल रेडी होकर पिकल से लड़ने के लिए, और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि आगे चलकर और भी बहुत ज्यादा मांगा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसीलिए चैनल को फट से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।